सबसे पहले तो आज जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बात जो बहुत कॉमन है लेकिन कॉमनली ऑब्जर्व नहीं की जाती वो ये है कि हम चीज़ों को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हाँ ऐसे ही था, हम चीज़ों को जो भी चीज़ किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। विदाउट द रेफरेंस पॉइंट हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने से कासिर हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने से कासिर हैं, उसकी मोशन को ऑब्जर्व करने के हिसाब से भी हम कोई सही बात नहीं कह सकते जब तक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस करेक्ट ना हो, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करीब पढ़ लेता हूँ भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम डील ना कर रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना ज़रूरी है तो इसके पीछे क्या स्टोरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए इतना अहम बन चुका है। आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, जहाँ से आपका एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स को डील कर रहे हैं हम, जहाँ से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्टैंड किया जाती है। यहाँ सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, देयर इज़ नथिंग, कोई भी चीज़, नथिंग, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या एब्सोल्यूट मोशन में हो। या आप बोल रहे हैं वो मोशन करिए, या आप बोल रहे हैं वो रेस्ट में। कोई भी चीज़ मोशन में हो सकती है, कोई भी चीज़ रेस्ट में हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो ये जो एब्सोल्यूट का लफ्ज़ लगाया था ना, एब्सोल्यूट मतलब कि हम एग्जैक्टली किसी के बारे में नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में। ये तो आपका नज़रिया है जो आप कह रहे हो वो रेस्ट में, लेकिन नहीं भी है। आपके नज़रिए से हट के अगर हम देखें तो हो सकता है ना हो। हर किसी का अपना नज़रिया होता है, ठीक है ना। तो नज़रिया क्यों चेंज होता है? रेफरेंस की वजह से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने एक मिसाल दी गई है। एक जो इमेजिन करें कि आपने जो है वो बॉल जो है वो थ्रो की है और कैच करी है, कहाँ पर? ट्रेन के ऊपर। ट्रेन मूव कर रही है, आप ट्रेन का जो डब्बा है उसके अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये ट्रेन का एक डब्बा है, लेट्स सपोज आप इस डब्बे के अंदर ट्रेन के बैठे हुए हैं, और इस ट्रेन के डब्बे में आप जो बॉल को वो ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं और वापसी नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। कैच कैच खेल रहे हैं, जैसे ऊपर फेंकते हैं वापसी नीचे आती है ना बॉल। तो आप ये करें, शुरू से ही चल रहा है साजिद, बिल्कुल शुरू से ही है कि हम ऑब्जर्वेशन की बात करें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कैसे किया जाता है। आप ट्रेन के डब्बे के अंदर है और ट्रेन जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है विथ सम वेलोसिटी, लेट्स से 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप जो है वो बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं एंड देन डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो आपकी जो मोशन आपको लगेगी जो आप कर रहे हैं, वो आप कहेंगे मैं तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रही है बॉल और नीचे की तरफ जा रही है। तो ये कौन सी मोशन हो गई? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन हो गई, ठीक है। लेकिन एक बंदा जो यहाँ से जो लेट्स सपोज बाहर है, इस ट्रेन के बाहर है, ये ट्रेन बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है, एक बंदा ट्रेन के बाहर से आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसको नज़र आएगा कि जो आपकी बॉल आपने थ्रो करी है उसने कौन सी मोशन करी है, उसने यहाँ से गई है और यहाँ पे जाके कैच हुई है वापसी बॉल। क्योंकि जब आप इसको ऊपर थ्रो करेंगे, ट्रेन तो आगे जा रही होगी, चैप्टर नंबर 17 है आपका, ट्रेन तो आपकी आगे जा ही रही होगी, ठीक है ना। और जब ये आप इसको वापसी कैच करेंगे, तो सपोज करो इस पॉइंट पे आपने उसको वापसी कैच किया, तो उसको ऐसा लगेगा कि आपकी जो बॉल है वो कौन सी मोशन कर रही है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि आपकी बॉल जो है वो लीनियर मोशन कर रही है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कर रही है, सिंपल। उसको ये लग रहा है कि आपकी बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। तो ना ये बंदा गलत है ना आप गलत हो, तो फिर गलत क्या है? सिचुएशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और है और आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कुछ और है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर जो है वो अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, या ऐसा नज़र आ रहा है कि हम एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। या आपसे मैं पूछ लूँ, लेट्स सपोज आसान सी एक और मिसाल ले लें, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग, यही तो रेफरेंस पॉइंट है, बिल्कुल सही कहा। पॉइंट ऑफ व्यू जिसको आप बोल रहे हो, फिजिक्स में इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट अलग है, उसका रेफरेंस पॉइंट अलग है, आपका रेफरेंस पॉइंट अलग है। आप कहीं और से देख रहे हो उसी मोशन को, वो कहीं और से देख रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट बहुत मैटर करता है। इसीलिए तो आइंस्टाइन ने कहा था कि नथिंग इज इन एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन, एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन और इन मोशन कंडीशन, कुछ भी दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। तो इसीलिए फिर हमें डिस्कस करना पड़ा किस चीज़ को? रेफरेंस पॉइंट को। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक गाड़ी है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। वो कार जो है, मान लेते हैं कि वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है,
ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रही है इस तरह। ठीक है, अच्छा, अगर मैं जो है वो खुद एक गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, मैं हूँ, मैं खुद एक गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, ये तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रही है, मैं इसी गाड़ी की तरफ मूव कर रहा हूँ 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको मालूम है फिर मुझे इसकी स्पीड कितनी लगेगी? फिर मुझे इसकी स्पीड लगेगी, मुझे लगेगी, लगेगी ऐसी होगी नहीं, मुझे लगेगी कि इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। क्यों लगेगी? क्योंकि 72 से ये मूव कर रहा है, 36 से मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ, इसकी तरफ आ रहा हूँ, तो इतने माइनस कर लो तो मुझे इसकी स्पीड लगेगी 36 किलोमीटर पर आवर। इस डिस्टेंस से, इस तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा होगा 36 किलोमीटर पर आवर की। जबकि एक्चुअल में अगर कोई बंदा है बाहर खड़ा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है तो वो इसके बारे में कहेगा कि ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करे, क्योंकि मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ इसलिए हमने सबट्रैक्ट करा है। मैं स्पीड को कम कर रहा हूँ, स्पीड को मैं कम कर रहा हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मैं कम कर रहा हूँ, दूर जाने लगूंगा तो मैं इसकी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा, अब जो है यहाँ से रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अब इवन दो कि मैं कह रहा हूँ कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ये जो है बाहर जो बंदा है वो कह रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो रेस्ट में, वो उसका वो अगर वो अपनी गाड़ी के हिसाब से देखे तो वो मूव ही नहीं कर रहा है। और आप अगर जानते हैं कि अर्थ जो है वो आपकी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अर्थ के रेफरेंस से देख रहा हूँ तो आप ये जानते क्लियरली कि अर्थ आपकी मूव कर रही है। सिर्फ अर्थ ही मूव नहीं कर रही, यानी कि रोटेशन ही नहीं कर रही है अर्थ, इसको आप ये नहीं कहेंगे कि एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, पता नहीं कितनी हैवी स्पीड से 70 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। और ऐसा है कि ये सन के अराउंड भी मूव कर रही है, ये अर्थ सन के अराउंड भी मूव कर रही है, इस तरह गोल गोल सन के भी घूम रही है। तो ये कितनी स्पीड से घूम रही है? ये 30 मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है। तो इतनी फास्ट स्पीड से ये स्पिन कर रही है, इतनी फास्ट स्पीड से सन के गिर्द घूम रही है। और यही नहीं, आपका सन पूरी गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है, ये जो बीच में सेंटर में सन है और ये आपकी गैलेक्सी है मिल्की वे, ये पूरी यहाँ पर फिर रही है और इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सी जो है वो घूम रही है। तो मैं किसे मानूँ कि कौन रेस्ट में? भाई कुछ भी रेस्ट में नहीं है, एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन अगर मैं अपने रेफरेंस से देख रहा हूँ तो मेरे लिए सब रेस्ट में। जैसे इस वक्त हम अर्थ के रेफरेंस से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें क्या होती हैं? रेस्ट में होती हैं। तो हम उस इसीलिए हमें समझना ज़रूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ना सिर्फ डिफाइन किया था बल्कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी ऑफर्ड की थी, जो समझाई थी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, कि रिलेट हैं चीज़ें। अगर आप रिलेटिव देख रहे हैं तो कुछ और पर्सपेक्टिव होगा आपका, और आप अलग देख रहे हैं तो कुछ और। मतलब रिलेटिव से मतलब क्या है? रिलेटिव से मतलब ये है कि अगर मैं भी यहाँ हूँ और दूसरा बंदा भी यहाँ है और हम दोनों इस गाड़ी को आगे की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, एक दूसरे के रेफरेंस से देख रहे हैं, तो हम दोनों को सेम लगेगी ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करें। तो ये रिलेटिव मोशन हो रही है, ठीक है ना, कि रिलेट कर रहे हैं हम इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, लेकिन अगर इसी के साथ एक बंदा और जो है वो इसके साथ तेज़ी से मूव करने लग जाए, अब क्या होगा? अब जब ये इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ेगा तो क्या होगा? इसकी जो स्पीड है उसको ज़्यादा नज़र आएगी, मतलब ज़्यादा लगेगी। 72 ऑलरेडी इसकी है, बाकी इसकी स्पीड मिला लो तो यानी कि प्रॉब्लम आपके पास स्टार्ट हो जाएगी कहाँ से? जहाँ से आपका रेफरेंस चेंज होना शुरू होगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले डिफाइन करा कि रेफरेंस क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसे कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हो गया आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शिया से निकला ये इनर्शिया। इनर्शिया किसे कहते हैं? या इनर्शिया कोई लॉ से जाना जाता था, कौन सा लॉ था न्यूटन्स का? विच इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, याद है किसी को? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया भी कहते हैं, यहीं से निकले। देखो, इनर्शिया के हिसाब से ये था, दुनिया में हर चीज़ रेस्ट में है और रेस्ट में रहेगी, और जो मोशन कर रही है वो मोशन करती रहेगी अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय अन अनबैलेंस फोर्स। यानी कि इसने डिफाइन किया था अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही है, 17 चैप्टर है बेटा ये, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही है या कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसके अंदर आप ये कहेंगे कि जब तक कोई फोर्स ना लगाए वो मूव नहीं करेगी या उसी स्पीड से मूव करती रहेगी जिस स्पीड से वो मूव कर रही है। तो जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जिसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड हैं, जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर दूसरे लॉज जो हम पढ़ते हैं मोशन से रिलेटेड वो सारे वैलिड हैं। हाँ बिल्कुल। तो
ये जो है ना आपका, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे हमारी अर्थ ना इतनी तेज़ घूम रही है लेकिन एक ही स्पीड से घूम रही है, तो हमें पता नहीं चलता किसी को भी। तो ये रेफरेंस, अगर मैं अर्थ को रेफरेंस मानता हूँ तो मेरा रेफरेंस जो है वो इनर्शियल रेफरेंस कहलाएगा, कि यहाँ पर न्यूटन के तमाम लॉज वैलिड हैं। एक अगर माउस जो है या एक मोबाइल जो है वो डेस्क पे पड़ा हुआ है तो वो पड़ा रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, इस अर्थ के ऊपर। तो मेरा रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया, अर्थ हो गया, और अर्थ के ऊपर चीज़ें क्या हैं, साकिन है तो साकिन है, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अर्थ मूव कर रही है तो ये करती रहेगी। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जबकि नॉन इनर्शियल की बात करें तो वो बड़ा अजीबोगरीब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसको हम इतना डिटेल में स्टडी करेंगे भी नहीं, सिर्फ जानना है डेफिनेशन के एतबार से। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हर थोड़ी देर बाद एक्सेलरेट हो रहा हो, तो वो इनर्शियल नहीं कहलाता। उसके अंदर चीज़ें जो है ना वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती हैं, एब्सोल्यूट कंटिन्यूस मोशन में नहीं होती यूनिफॉर्म स्पीड से। जैसे आप एक बस के अंदर खड़े हुए, बस अचानक से स्पीड और स्पीड आपकी स्लो करे, तो बस जो है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से जब मूव नहीं करी तो अंदर की सारी चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब नज़र आ रही है ना, तो वहाँ न्यूटन्स के लॉ फिर वैलिड नहीं होंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए वैलिड ही नहीं रहा। आपकी बस ने जैसे एक्सेलरेशन करी, उसकी वजह से आपको फोर्स लगी और आप डिस्टर्ब हुए, तो वो रेफरेंस आपका इतना परफेक्ट नहीं है, एनर्शियल नहीं है कि वहाँ पे न्यूटन्स का लॉ वैलिड हो, वहाँ पे मैं को अप्लाई करूँ कि भाई कोई चीज़ रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, वो एक्सेलरेट होगा उसकी वजह से सारी चीज़ें एक्सेलरेट होने लग जाएंगी। तो इसीलिए इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, जैसे कार टर्निंग कर रही है, तो टर्निंग के दौरान आपने देखा आपके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है जो आपको बाहर की तरफ धक्का दे रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ खींचती है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। तो वहाँ पर भी हम कहेंगे कि एनर्शियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट करने लग गई जो हमें आउटवर्ड खींच रही है, तो ये भी नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इन शॉर्ट, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, आपको डिस्टर्बेंस फील ना हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहाँ पे न्यूटन्स के तमाम लॉज जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। जबकि नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का कोई भी लॉ जो होता है वो आपका वैलिड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को देखते हुए हमारे पास आता है सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि न्यूटन्स के जो लॉज हैं, ठीक है, वो वैलिड होते हैं तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इनर्शियल फ्रेम भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मूविंग, यानी कि जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है वो भी आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो आपका रेस्ट में है वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो दोनों में साबित करो, दोनों में साबित करो कि न्यूटन्स के लॉ जो हैं वो वैलिड है। ये आपका एक ईयर के अंदर बड़ी मुश्किल से सवाल आ गया था, वैसे आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं आया, एक ईयर के अंदर आ गया था, कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसे। गैलीलियन ने ट्रांसफॉर्म किया था कि इवन द इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, न्यूटन्स के लॉ एफ इज इक्वल टू एम में, जैसे न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो वैलिड रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा। तो हमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ वेरीफाई करना है, हमारा टारगेट ये है। एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर हम एफ इज इक्वल टू एम ए वेरीफाई कर लेते हैं किसके अंदर, रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और मूव करने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दोनों है, यानी कि रेस्ट वाला भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, और खैरियत, और जो दूसरा है आपका मोशन वाला वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एतबार से कि हम रेफरेंस फ्रेम किसे मानते हैं। मैंने ले लिया ये एक ओरिजिन, ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस सपोज को, और ये मैंने ले लिया जेड एक्सिस, ठीक है। तीन एक्सिस हो गए मेरे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अच्छा, इसी तरह मैंने एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जो कि मूव कर रहा है स्पीड से, या ये वाला मान लेते हैं कि सपोज करो मूव कर रहा है, इसको मैं एस बोल देता हूँ। और एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जो कि रेस्ट में है, ठीक है। ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में, रेस्ट में। ये वाला पॉइंट इसका एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और ये इसका जेड डैश है, यानी कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और एक रेस्ट में, ठीक है। यानी कि यूँ मान लो एक बंदा बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है और एक बंदा बस के साथ मूव कर रहा है, और बस यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो एक मूविंग फ्रेम हो जाएगा, एक वहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है और एक आप बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो। किसे ऑब्जर्व करो, सपोज करो इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट, जिस पॉइंट को मैंने यहाँ बनाया पॉइंट बी, इस वाले से एक्स एक्सिस में अगर ये मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितनी दूर है,
देखो मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, सीधी लाइन खींचता हूँ खींचता हूँ खींचता हूँ खींचता हूँ, ये यहाँ लेके आ गया। तो ये वाले एक्सिस से, जिसको मैं ओरिजिन ओ बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट कितनी दूर है? मान लेता हूँ कि ये एक्स के अंदर एक्स दूर है, वाई के अंदर वाई दूर है, और जेड के अंदर जेड दूर है। इसका जो डिस्टेंस है वो मैं बता रहा हूँ कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इस मूविंग वाले से, ठीक है। और ये किस स्पीड से मूव कर रहा है? वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे कहूँ इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पॉइंट कितनी दूर है, तो मैं यहाँ से इस वाली लाइन से एक ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेता हूँ, इसी पॉइंट तक का, ठीक है। इसी पॉइंट पे आऊँगा मैं, यहाँ मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, जबकि एक्चुअली मैं यहाँ से आ गया हूँ। तो यहाँ मैंने डिस्टेंस लिया, तो एक्स के ऊपर हो गया ये एक्स डैश डिस्टेंस, वाई के ऊपर हो गया वाई डैश, और जेड के ऊपर हो गया जेड डैश, ठीक है जी। यानी कि इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर वो इस पॉइंट को देख रहा है, तो एक्स डिस्टेंस ये है, वाई डिस्टेंस ये है, जेड डिस्टेंस ये है। और अगर यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक्स डैश है, वाई डैश है, और जेड डैश है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, और अगर ये मूव कर रहा है तो किस स्पीड से मूव कर रहा है? वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। और अगर मैं कहूँ यहाँ से लेके फिर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? इस रेफरेंस फ्रेम, दूसरे वाले रेफरेंस फ्रेम तक पहुँचने में इसको कितना डिस्टेंस लगेगा? तो v मल्टीप्लाई बाई टी, वेलोसिटी इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो इस वाली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगा। फिर दोनों के लिए ये पॉइंट सेम हो जाएगा। इसका डिफरेंस मौजूद है क्योंकि ये मूव कर रहा है। आप जिस चीज़ को देख रहे हैं और एक बंदा जो बस में, चलती हुई बस में किसी चीज़ को देख रहा है, तो आप जो देख रहे हैं उसका डिस्टेंस अलग होगा, और जो मूविंग के साथ देख रहा है उसका डिस्टेंस अलग होगा। लेकिन जो मूविंग के साथ देख रहा है वो वेलोसिटी उसके अंदर ऐड हो रही होगी, जिस स्पीड से वो उसको देख रहा है, चलते हुए देख रहा है, तो वो वेलोसिटी उसके अंदर ऐड हो रही होगी हर बार। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस बन जाता है। तो इतना डिस्टेंस का फ़र्क आपका रहेगा हमेशा, वो आगे जाता रहेगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम का डिस्टेंस आता रहेगा, फ़र्क आता रहेगा। देखो ना, ये अगर रेस्ट में बंदा, ठीक है, और वो इस चीज़ को देख रहा है, और ये बंदा जो है वो दूसरा मूविंग करते हुए देख रहा है, तो इतना डिस्टेंस तो रहेगा जितना ये आगे मूव करता जा रहा है, इतना डिस्टेंस तो आप दोनों के दरमियान रहेगा इस पॉइंट के दरमियान। हो सकता है एक वक्त ऐसा है कि इसके लिए ये रेफरेंस पॉइंट जीरो हो जाए, इसी पॉइंट के ऊपर चले जाए तो जीरो हो गया ना, लेकिन आपके लिए फिर भी वो पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस तो रहेगा, डिफरेंस भी रहेगा। अब हम क्या कहते हैं कि हम सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो रेफरेंस फ्रेम है दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि जो x है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो वी टी प्लस एक्स डैश है। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जो दोनों का अगर रिलेट करूँ, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रिलेशन है कि जो x है वो बराबर है एक्स डैश प्लस वी टी के, ठीक है। दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ इक्वेशन नंबर 1, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं किससे? टाइम से। टाइम से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स डैश डिवाइडेड बाई टी डैश, इसके रेफरेंस का टाइम टी डैश है, दोनों का टाइम, दोनों के लिए टाइम तो सेम ही होगा ना, वेलोसिटी इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, या टी से ही डिवाइड कर लें, चलो बाद में टी डैश को सेम ले लेंगे, टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाई टी क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। किसकी वेलोसिटी बन जाएगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एतबार से पहले वाले की, तो ये बन गई वेलोसिटी वी, ये बन गई वी डैश, और ये हो गई वी, सिर्फ और सिर्फ वी, वो वेलोसिटी जिससे आपका रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है ताकि हम फोर्स साबित कर सकें। एक्सेलरेशन को, फोर्स को बराबर लेना है, ठीक है ना, मतलब एफ इक्वल टू एम वाला फार्मूला वैलिड करना है। तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होती है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 के, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है। और अगर इनिशियल टाइम हम जीरो से स्टार्ट लें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t हो जाएगा, कि बस टाइम लेना है कितने टाइम, क्योंकि इनिशियल टाइम अगर आप जीरो ले लें तो एक ही बचेगा, t2 माइनस t1, t1 तो जीरो है तो t2 बचेगा, यानी कि फाइनल टाइम उसको हम t कह लेते हैं। अब V2 कितना होगा? V2 होगा, यहाँ से अगर हम निकालें V2, तो यहाँ अगर मैं फाइनल वेलोसिटी को 2 कह दूँ तो यह V2 डैश प्लस V हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी ना, ये तो चेंज नहीं होगी, हमेशा V रहेगी। तो आप देख सकते हैं पहले वाले के लिए जो V1 है वो हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V2, सॉरी V1
यानी कि v1 है तो यहाँ पे भी v1 होगा, v1 डैश प्लस v हो जाएगी। और v2 की बात करें तो हो जाएगी v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v। अब हमें चाहिए v2 माइनस v1 तो एक्सेलरेशन बनेगी, या v2 डैश माइनस v1 तो एक्सेलरेशन बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं, इसको इक्वेशन ए कह लेते हैं, इसको इक्वेशन बी कह लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v माइनस v1 डैश माइनस v क्यों होगा, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा, तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, v से v आपका कैंसिल हो जाएगा। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। दोनों को टाइम से डिवाइड करें, इसको t से डिवाइड करें, इसको t डैश से डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम रेफरेंस दोनों के लिए सेम होगा। t है टाइम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूविंग वाले का, t डैश है रेस्ट वाले का, लेकिन टाइम तो हमने एक साथ ही स्टार्ट करना है ना, तो टाइम को हम मान लेते हैं कि सेम है दोनों के लिए, तो t का लो t डैश का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टी क्या बन गई, एक्सेलरेशन बन गई मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। v2 डैश माइनस v1 डैश डिवाइडेड बाई टी डैश, एक्सेलरेशन बन गई रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम आ गई। अगर दोनों की एक्सेलरेशन सेम आ गई तो हमें मालूम है f इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो f डैश किसके बराबर होगा, एम ए डैश। तो जब दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, मास ऑब्जेक्ट का सेम है, तो इससे साबित होता है कि जो f है वो f डैश के बराबर है। तो इसका मतलब चाहे मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, चाहे आपका रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, न्यूटन का लॉ f इज इक्वल टू एम ए दोनों के अंदर वैलिड है। ये साबित करने के लिए आपके पास आता है। नोट्स में कहाँ है यार, नोट्स जो है वो मेरे नहीं है, 17 चैप्टर से तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि नोट्स के अंदर कहाँ हो गए। खैर बहरहाल नहीं है नोट्स में तो यहाँ से सारा कॉपी कर लो। छोटी सी डेरिवेशन है बुक के अंदर, ये आपको मिल जाएगी चैप्टर नंबर 17 के शुरू में ही, जहाँ चैप्टर नंबर 17 शुरू हो रहा है ना, उसके स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी। हेडिंग डली हुई होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन अ यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, ठीक है। आसान आसान तरीके से एक बार और समझा देता हूँ, चलो देखो, आसान ही रखो, जिसको मैं बहुत ज़्यादा आसान कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आसान ही रखो, देखो अगर मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो एक मूविंग वाले में प्लस वी हो रहा होगा, उसका कोई हल नहीं है, वेलोसिटी ऐड हो रही होगी तभी आप उस तक पहुंचोगे। उस वेलोसिटी का डिफरेंस तो रहेगा ना, एक बंदा मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से मूव करे जा रहा है वो उतना आपसे दूर जाया जा रहा है, तो उतना तो आपको ऐड करना होगा, तभी तो आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बराबर आएंगे। मैं स्टार्ट से पूरा लिख रहा हूँ, सही है। सबसे पहले जो x है आपका, ठीक है, x जो है वो किसके बराबर है, x डैश माइनस वी टी के बराबर है। ये बात आपने जाननी है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से जो x डैश आप निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं सॉरी, प्लस के बराबर है कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है x जो है वो x डैश प्लस वी टी के बराबर है, कि ऐड करेंगे तो आप वहाँ पहुँचेंगे दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो पहले आपने देखा कि x जो है वो बराबर है x डैश प्लस वी टी के। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 आपने डिवाइड कर लिया टाइम से, तो हो गया x डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एक्स डैश डिवाइडेड बाई टी प्लस वी टी डिवाइडेड बाई टी। टी से टी कैंसिल हो गया। देखो x रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हो गई वेलोसिटी मूविंग फ्रेम की, और ये हो गई वेलोसिटी रेस्ट की, और इसके अंदर प्लस कर लो कितना, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आपका जो मूविंग फ्रेम है वो मूव कर रहा है, तो दोनों बराबर ही लगेंगे फिर। यानी कि कहने का मकसद ये वाला रेफरेंस फ्रेम जो मूव कर रहा है और ये वाला जो रेस्ट में, दोनों उस वक्त बराबर होंगे जब रेस्ट वाले में इतनी वेलोसिटी ऐड कर लो। तो बात वही है ना यार, मतलब अगर ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वाले फ्रेम में भी वो ऐड कर लो तो वो भी वैसे ही मूव करने लगेगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो बराबर उसी वक्त होंगे जब ये वाली वेलोसिटी ऐड होगी, वो वेलोसिटी जिससे आपका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 आपको चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर होती है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टी के, ठीक है। अब अगर आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो इसी को फाइनल में कन्वर्ट करो और इसी को इनिशियल में कन्वर्ट करने। तो फॉर इनिशियल के लिए आपका ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस v तो यूनिफॉर्म स्पीड है, कभी चेंज नहीं होगी। और फॉर फाइनल क्या हो जाएगी, फॉर फाइनल ये हो जाएगी
v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v। इस इक्वेशन को अगर मैंने नाम दे दिया ए का और इसको मैंने नाम दे दिया बी का, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लें। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा v2 माइनस वी वन इज इक्वल टू v2 डैश माइनस वी वन डैश। जबकि ये v और ये v सब्ट्रैक्ट होने में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर लें आप टाइम से और इसको डिवाइड कर लें टी डैश से। टी और टी डैश सेम इसलिए है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने ज़ीरो लिया और दोनों का टाइम एक साथ चलना शुरू हो गया। सर वाई फोर इनिशियल और फोर फाइनल कैसे हुआ? फाइनल और इनिशियल ऐसे हुआ कि हम अगर दो स्टेट्स को कंसीडर करते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन को, तो उसमें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अगर इनिशियल स्टेट है तो उसको इनिशियल वेलोसिटी मान लो, फाइनल है तो फाइनल। तो दो अलग अलग सिचुएशन कंसीडर करी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की, दो अलग अलग सिचुएशन, यानी कि एक वो मूव कर रहा है और तेज मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट पी जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपकी बन जाएगी देखो एक्सेलरेशन, और ये बन जाएगी ए डैश। इससे साबित हो जाए जो आपकी एक्सेलरेशन है वही आपकी एक्सेलरेशन डैश है, यानी कि जो रेस्ट फ्रेम में एक्सेलरेशन है वही मूविंग फ्रेम में एक्सेलरेशन है। दोनों के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो सेम प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन दोनों की सेम है। यानी कि एक चलती हुई बस में मैं एक बंदे के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी चलती हुई बस में, और जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो कितनी दूर जाएगा? सपोज करो वो 2 कदम जाएगा आगे। उसी बंदे को मैं ज़मीन पे खड़ा करूं और 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊं तो वो कितनी दूर जाएगा? वो उतना ही 2 कदम दूर जाएगा। तो जो फोर्स मैं चलती हुई बस में लगा रहा हूँ उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, वही एक्सेलरेशन जब मैं अर्थ पे होकर खड़े होकर लगा रहा हूँ तो वही प्रोड्यूस हो रही है। एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है क्योंकि बस अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करी। हाँ, अगर बस अचानक से जो है वो झटका दे दे तो मैं उसको फोर्स लगाऊंगा, मैं उसको फोर्स लगाऊंगा, वो 2 कदम आगे जाने के बजाय 2 कदम और पीछे आ जाएगा, क्योंकि अगर बस आगे की तरफ झटका देगी तो क्या होगा? वो आगे आ जाएगा ना, पीछे आ जाएगा। और अगर बस ब्रेक लगा लेगी तो मैं उसको जो फोर्स लगाऊंगा ना, उससे वो 2 कदम जाएगा, ब्रेक लगाने से 4 कदम और चले जाएगा, फिर तो डिस्टर्बेंस आ जाएगी। लेकिन अगर बस यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, मैं उसको 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, उसके बाद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो उतनी ही होगी जितनी अगर मैं उसको ज़मीन पर खड़े होकर 10 न्यूटन की फोर्स लगा के प्रोड्यूस कर सकूँ। तो यूनिफॉर्म स्पीड और रेस्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो सेम है, और इसीलिए जो है एफ इज इक्वल टू एम ए का फार्मूला दोनों में वैलिड है। एफ इज इक्वल टू एम ए बराबर होगा एफ इज इक्वल टू एम ए डैश के, दोनों इक्वल हैं। तो इससे इसने साबित किया गैलीलियो ने, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे इसने साबित करा कि अगर एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बराबर है तो उसने फिर आखिर में लाइन लिखी कि प्रोवाइडेड द मास डज नॉट, ऐसी बात मास को तो हम कह रहे हैं डिपेंड नहीं करता, सपोज कर लेते हैं वेलोसिटी पे, तो इससे पता चलता है द फोर्सेस एफ डैश एंड एफ आर इक्वल इन द टू फ्रेम एंड द न्यूटन सेकेंड लॉ रिमेन्स अनचेंज्ड। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अलावा जो एफ इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब वाला जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो भी वैलिड रहेगा कि जब फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, फोर्स नहीं लगाएंगे तो किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका सवाल आता है कि जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लेन करें वन डायमेंशन की, वन डायमेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि ये वाई जेड एक्सिस भी है, उसके अंदर देखो हमने बात ही नहीं करी। वाई एक्सिस में हम मान रहे हैं कि वो मूव ही नहीं कर रहा, ना जेड एक्सिस में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ना फ्रेम मूव कर रहा है। तो हम जो है वो बात करें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की। वन डायमेंशन में आपने प्रूव करा है। वर्डिंग वगैरह इसकी बुक के अंदर है, बहुत इजी सी वर्डिंग है, वो मैं आपको बता दूंगा, बुक के अंदर मार्क करवा दूंगा, लास्ट में हो सका लास्ट में करवा दूंगा, लेकिन आसान से इसकी वर्डिंग है। बहरहाल डेरिवेशनल वर्क आपने ये देखना, याद रखना जो मैंने सामने करा है, ये अहम है। ठीक है, अच्छा जी, कोई सवाल वगैरह? फिर चलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ। सबसे पहले ये समझना होगा कि हम मानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक है, कहीं पर भी चले जाएं स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपकी सेम रहेगी, हम इसको यूनिफॉर्म मान लेते हैं। टाइम जो है वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता, ये उससे मुराद बुरा वक्त या अच्छा वक्त नहीं है। आप ये नहीं सोचेंगे किसी का बुरा वक्त चल रहा है किसी का अच्छा वक्त चल रहा है। इस रेफरेंस में मैं नहीं बोल रहा कि टाइम किसी का सेम नहीं रहता, मैं इस रेफरेंस में बोल रहा हूँ कि टाइम किसी का सेम नहीं रहता कि
मूवीज़ वगैरह के सीन ज़ाहिर है इसके अंदर, ये आजकल टेक्नोलॉजी जो है मूवीज़ के अंदर ज़्यादा दिखा रहे थे, वही उसी के हिसाब से मैं आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपने अगर फ्लैश मूवी देखी हो, फ्लैश, या आपने जो है वो एक्स मैन देखी हो, एक्स मैन की बहुत सारी सीरीज आई थी, सीक्वेंस आई थी, उसके अंदर एक बंदा था जो बहुत तेज़ मूव करता था, उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, ठीक है ना। फ्लैश का सीज़न देखे हैं, और इसके अलावा वो भी देख लेना, एक्स मैन के सारे पार्ट्स हैं, उसके अंदर एक बंदा जो है वो इतनी स्पीड से मूव करता था कि कुछ लोग जो हैं वो उसके पास आते हैं उसको अपनी टीम में शामिल करने के लिए, ठीक है ना। जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खटखटा के अंदर आके उसके सामने बैठते हैं, तो वो उनके सामने आके बैठता है। इससे पहले कि वो कुछ बोले, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनकी बोल देता है। कहता है आपकी गाड़ी का नंबर ये है, आपका नाम ये है, उसका नाम ये है, सारी चीज़ें बता देता है। अभी नहीं देखने ना चले आना अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में यहाँ समझाने का मतलब ये है कि वो बंदा हर इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है इतनी तेज़ी में कि सिर्फ इतनी तेज़ी में दरवाज़ा सिर्फ खटका है, दरवाज़ा खटखटाए, वो अंदर आके बैठे और वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ गया। जो जो टाइम आपके लिए स्लो है ना, जिसको आप कहते हैं टाइम बहुत स्लो है, मतलब आराम आराम से गुजर रहा है, वो उसके लिए और ज़्यादा स्लो हो गया। उस आपका जो 1 सेकंड है वो 1 सेकंड है, उसका जो 1 सेकंड है वो उसके लिए 1 घंटा है। जो 1 घंटे में आप तमाम काम करते हैं ना, वो 1 सेकंड में कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके लिए टाइम स्लो हो गया, उसको तो उसके लिए तो टाइम गुजरेगा ही नहीं भाई। वो तो सारे काम वाम करके बैठ जाएगा, उसके बाद सोचता रहेगा कि टाइम गुजरा जाए किसी तरह। मतलब अगर 1 मिनट के काम जो आप कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटे के काम जो आप कर रहे हैं वो 1 मिनट में कर रहा है, तो उसके लिए तो टाइम स्लो हो गया ना। तो ये रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। जो चीज़ तेज़ मूव करती है, जो चीज़ मूविंग चीज़ जो होती है, उसका जो टाइम है ना वो वेरी कर जाता है। ये वैसे मेराज का वाक़या भी है इसके ऊपर, कि मेराज पे जब हुज़ूर सल्लम गए थे तो वापसी आए तो किसी को यहाँ कुछ पता भी नहीं चला था, वो वापसी होके भी आ गए थे। तो टाइम जो है वो क्या रुक गया था, क्या हो गया था? नहीं, बहुत टाइम, सब कुछ वैसी दुनिया सब कुछ वैसी चल रही थी, लेकिन अल्लाह जो चाहे कर सकता है, इख्तियार है। तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो इस तरह गए और वापसी आ गए कि उनके लिए टाइम जो था वो बहुत स्लो हो गया था, ठीक है। इसी तरह जो टाइम है वो रिलेटेड है अर्थ से। देखो अर्थ अगर अपनी पूरी स्पिन करती है तो हम इसे 24 आवर्स कहते हैं। अगर जुपिटर कर रहा है तो थोड़ी ना 24 आवर्स होगा, या हम अर्थ से बाहर चले गए फिर थोड़ी ना कोई 24 आवर्स होगा। गैलेक्सी जो मूवी थी उसके अंदर एक बंदा जो है वो गैलेक्सी में जाके खो जाता है, फिर जब वो वापसी आता है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो चुके होते हैं, बल्कि वो बुढ़े हो चुके हैं और वो जवान होते हैं, क्योंकि उसके लिए कहते हैं टाइम रुका हुआ था। वो गैलेक्सी में था, वहाँ तो टाइम था ही नहीं। और ये जब वापसी आता है तो यहाँ से तो उसका टाइम शुरू होता है। तो मतलब समझाने का मकसद वहाँ पे मूवी में यही था कि टाइम जो है वो रिलेटिव है, इसीलिए कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं, टाइम भी रिलेटिव है, रिलेट करता है। जैसे कहते हैं यहाँ का जो एक दिन है, जैसे एक दिन का अजाब होगा आखिरत में, तो यहाँ का एक दिन वहाँ के 1000 दिन के बराबर है। तो वहाँ पे सपोज़ करें यहाँ एक दिन जो आप गुजार रहे हो, 1000 दिन जैसा लगेगा। तो ये क्या चक्कर है, सारी रेफरेंस है, रिलेटेड। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो पहली बात कही वो ये कही कि देयर इज़ नो प्रेफर्ड और एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानी ही नहीं जाती। थोड़ी देर के लिए तो मान लो आप उसे, लेकिन एब्सोल्यूट होती ही नहीं। आप ये मान ही नहीं सकते कि हर चीज़ रेस्ट में। दुनिया मूव कर रही है, दुनिया मूव कर रही है, सन मूव कर रहा है, सन मूव कर रहा है, सन पूरा गैलेक्सी के अंदर मूव कर रहा है, पूरी गैलेक्सी इधर से उधर मूव करी, क्या चीज़ रेस्ट में है? कुछ भी तो रेस्ट में नहीं है। तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसी आप मानो कोई चीज़ है एब्सोल्यूट, तो आपके लिए नामुमकिन है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जितने भी न्यूटन्स के लॉज हैं, फिजिक्स के लॉज हैं, वो सारे वैलिड हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होते। एक बात इसने कही। दूसरी बात इसने कह दी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम मान लेते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट, और स्पीड ऑफ लाइट तमाम फ्रेम के लिए सेम है, तमाम इनर्शियल फ्रेम के लिए सेम है। यानी कि अगर एक बंदा टॉर्च को ओपन करता है, ऑन करता है, उसमें से लाइट निकलती है, तो चाहे वो रेस्ट में करे चाहे वो मूविंग में करे, लाइट उतनी स्पीड से निकलेगी जितनी स्पीड से निकलती है। लाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी स्पीड पे। तो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या रहती है, सेम रहती है। इसके बाद इसने कहा जो हम देखते हैं चीज़ों को, तो 3 चीज़ों का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर नज़र आएगा। यानी कि 3 चीज़ों के अंदर आपको रिलेटिव अगर रिलेट करें तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। उसके अंदर उसने कहा था लेंथ, टाइम और मास। ये 3 चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं है ना। एब्सोल्यूट लेंथ जैसी कोई चीज़ है, आप किसी की लेंथ मेजर कर रहे हैं, आप कहें कि एब्सोल्यूट लेंथ क्या यही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
हो सकता है उसकी लेंथ इससे ज़्यादा हो कम हो, आप तो अर्थ के ऊपर मेजर कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप बात करने के लिए जा रहे हैं मास की, तो मास भी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। और इसी तरह टाइम भी कोई एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आपका जो 24 घंटे आपको लग रहे हैं ना, वो 24 घंटे आपके लिए तो होंगे, लेकिन हर किसी के लिए वो 24 घंटे नहीं है। जो इस दुनिया में मतलब अर्थ से हट जाए तो बिल्कुल उनके लिए नहीं, और जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव हो रहे हैं, हो सकता है पल पल में अपनी ज़िंदगी जी लें तो 24 घंटों में वो 48 घंटे जी लें, वाली बात है। तो हर किसी के लिए टाइम जो हो गया है रिलेट करता है उसकी वेलोसिटी से। तो इसने एक फार्मूले जो डिटेल दी थी, उसकी जो डिटेल फार्मूला है वो तो मैं बहस नहीं करना। इसने एक रिलेशन दिया था जो आपने याद करना है, और ये रिलेशन था 1 - v² डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। वी स्क्वायर वो वेलोसिटी है जिससे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और सी स्क्वायर, तो 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर हमेशा लेस देन ज़ीरो आएगा, लेस देन ज़ीरो आएगा, ये फैक्टर हमेशा लेस देन ज़ीरो आएगा। इसने कहा कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही होती है तो उसकी लेंथ, उसके मास और उसके टाइम में इस फैक्टर के हिसाब से चेंज आता है, और इस फैक्टर में वेलोसिटी है कि कितनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा तो चेंज आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसका मास जो है वो सपोज कर लो 3 kg है, तो वो रेस्ट के अंदर यानी कि अर्थ के ऊपर हमने मेजर्ड किया है तो वो 3 kg है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी चीज़ के ऊपर मेजर करें जो कि बहुत तेज़ स्पीड से मूव कर रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसी का मास हमें कम लगेगा। जैसे आप मिसाल ले लें एलिवेटर के ऊपर, एलिवेटर के ऊपर, लिफ्ट के ऊपर आप जा रहे हैं और अचानक से लिफ्ट जो है वो टूट जाती है, तो आपका जो वेट है वो आपको कम लगने लगेगा। आपका वेट, क्योंकि आपकी ज़मीन, आपका जो ज़मीन है उससे आप टकराए हुए थे, जिससे एलिवेटर से वो आपसे पाँव पे आ ही नहीं रही होगी, आपको हल्का वेटलेसनेस लगने लगेगी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह जैसे कि मोशन की बात कर रहे हैं, तो मास के अंदर भी कहते हैं कि चेंज आता है। ठीक है, मास भी हम कहते हैं कि सेम नहीं रहता। मास जो है वो ऑब्जेक्ट का बजाय कम होने के, जैसे वेट आपका कम हो रहा है तो मास कहते हैं कि बढ़ जाता है। मास जो होता है वो रेस्ट के अंदर अगर उसका कम है, तो जब वो मूव करने लगता है तो उसका मास जो है वो बढ़ जाता है। मास अगर हम ये मान लें कि क्वांटिटी ऑफ मैटर है, चलो समझाने के लिए मिसाल दे देता हूँ। मास हम ये मान लेते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कि कितनी जगह उसने घेरी हुई है, उसे हम बोलते हैं कि मास है। तो आप देखें एक पंखा जो है जब वो रुका हुआ होता है तो वो कितनी जगह घेरा हुआ होता है, जितनी उसकी 3 पंखड़ियाँ हैं। ये जगह घेरी हुई उसने, ये जगह घेरी हुई उसने, ये जगह घेरी हुई। ये पंखा इतनी जगह घेर के बैठा हुआ होता है जब वो रेस्ट में होता है। लेकिन जब ये मूव करने लगता है, जब ये मूव करने लगता है, तो मैं आपसे पूछूं बताए पंखा कहाँ है इस वक्त, पंखी की पंखड़ी कहाँ है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। वो हर जगह होगी, यहाँ पे भी आपको लगेगा है, यहाँ पे भी आपको लगेगा है, यहाँ। तो पहले उसने जगह कम घेरी हुई थी, जब वो मूव करने लगा, सपोज करो उसने जगह ज़्यादा घेर ली, तो ऐसा लगा, है तो नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा लगा कि उसका मास क्या ज़्यादा है। तो कोई चीज़ मूव करने लगा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे उसका मास जो है वो ज़्यादा है, मास के अंदर वेरिएशन आती है और मास उसका ज़्यादा लगने लगता है, ऐसा लगता है उसने ज़्यादा जगह घेरी हुई। ठीक है ना, ऐसा भी होता है। इसी तरह लेंथ के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। अच्छा, लेंथ के अंदर कॉन्ट्रैक्शन से मुराद क्या है? एक जहाज़ को अगर आप रेस्ट में जाके करीब से देखें, एक आपको काफ़ी बड़ा वो जहाज़ लगेगा, और जैसे ही वो जहाज़ उड़ने लग जाए, तब भी आप करीब ही रहें, मैं नहीं बोला कि आप बहुत दूर चलाएं, करीब ही रहें, लेकिन जब वो आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा तो आपको लगेगा कि छोटा सा जहाज़, और फ़ौरन से गुजर गया आपकी आंखों के सामने से। लेकिन अगर वो आपके सामने खड़ा रहे तो वो आपको एक हैवी जहाज़ लगे, बहुत बड़ा जहाज़ लगेगा। या कभी ट्रेन को आपने देखा हो स्टेशन के ऊपर खड़े होके, जब आप ट्रेन को स्टेशन पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आपको बहुत लंबी सी ट्रेन लगती है कि यहाँ से लेके वो पीछे तक नज़र ही नहीं आ रही कितनी लंबी ये ट्रेन है। लेकिन अगर वही ट्रेन बहुत तेज़ी से मूव करती हुई गुजर जाए तो आपको लेंथ के अंदर कॉन्ट्रेक्शन नज़र आएगी, कम नज़र आएगी, छोटी सी ट्रेन थी गुजर गई, जबकि वो ट्रेन वही थी। तो मूव जितनी तेज़ करेगी उतना आपके सामने उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा, आपको लेंथ के अंदर कॉन्ट्रेक्शन नज़र आएगी। और यही टाइम के साथ है, टाइम जो है वो क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, डिलेड हो जाता है। मीन्स कि जो काम मेरे लिए जो है वो 1 घंटे में हो रहा है, वो बंदा अगर कोई काम 1 मिनट में कर रहा है तो उसके लिए टाइम स्लो हो गया, और मेरे लिए टाइम, तो टाइम के अंदर क्या आता है, स्लोनेस आ जाती है अगर आप तेज़ मूव करने लग जाए। तो वेलोसिटी की वजह से टाइम के अंदर चेंज आता है, वेलोसिटी की वजह से मास के अंदर चेंज आता है, और वेलोसिटी की वजह से लेंथ के अंदर चेंज आता है। 3 चीज़ों के अंदर चेंज आता है। तो उस चेंज को हम अगर फार्मूले में कन्वर्ट करें, फार्मूला सिर्फ आपने याद करना है। तो फार्मूले के अंदर आपके पास फार्मूले हैं टोटल 3। एक है आपके पास लेंथ का फार्मूला। अच्छा, लेंथ होती है कम,
जो चीज़ कम होती है वो फैक्टर लेंथ, ये एल है आपकी मूविंग लेंथ, एल नॉट है आपकी रेस्ट के अंदर लेंथ। रेस्ट के अंदर कितनी लेंथ आपने मेजर की थी, मूव करते वक्त उसकी लेंथ कितनी आपको लगी, तो उसको मल्टीप्लाई कर लें अगर आप किससे, 1 - v² अपॉन c² से, तो जो आपकी जो रेस्ट के अंदर लेंथ है पता चल जाएगा कि मूव करते वक्त उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी लगने लगेगी आपको। इसी तरह अगर मास की बात करें, मास क्योंकि बढ़ जाता है, ज़्यादा लगने लगता है, तो ये वाला फैक्टर डिवाइड होगा। तो मेरे पास जो मास है, जो मूविंग का मास होगा, वो बराबर होगा रेस्ट के मास के डिवाइडेड बाय 1 - v² डिवाइडेड बाय c²। इस फैक्टर से डिवाइड कर दिया बस, यहाँ मल्टीप्लाई करें इस फैक्टर से, यहाँ डिवाइड करें। तीसरी चीज़ है आपके पास टाइम। तो टाइम के लिए भी क्योंकि टाइम डायरेक्शन आ जाती है, टाइम बढ़ जाता है, तो बढ़ने वाली चीज़ के लिए इस फैक्टर को डिवाइड करते हैं। तो टी आ गया टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 - v² इंटू c²। तो ये तीन जो इक्वेशंस थी, ये कॉन्सिक्वेंसेस कहलाते हैं आपके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, कि अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखते हुए ऑब्जर्व करें चीज़ों को, तो उनकी लेंथ के अंदर चेंज आता है, उनके मास के अंदर चेंज आता है, और उनके टाइम के अंदर चेंज आता है। और किस लिहाज से चेंज आता है, जो फार्मूले आपके सामने दिए हैं इस रेफरेंस से चेंज आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, मौलाई फिजिक्स जिसे मैं कह रहा हूँ, इससे बस फार्मूले आप याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 चैप्टर से 17.1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, ये पेपर के अंदर अक्सर व बेशतर आए हुए होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। थ्योरी तो इसकी नहीं आती, कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लेते हैं कि इक्वेशन बता दें, तो इक्वेशन याद कर लो, इक्वेशन लिखनी होती है, और इसके अंदर ये बताना होता है कि एल जो है वो लेंथ है मूविंग की, एल नॉट है रेस्ट की लेंथ। यानी कि पहले मैंने उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मेजर किया, फिर उसको मूव करते हुए मेजर किया, तो मुझे डिफरेंस क्या नज़र आया, टी टाइम है मूविंग का, टी नॉट है रेस्ट का। इसी तरह एम मास है मूविंग का, और एम नॉट मास है रेस्ट का। ठीक है जी, क्लियर है। अब आ जाएं न्यूमेरिकल्स की तरफ जो इससे रिलेटेड है, जो कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 232 के ऊपर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है ना, वो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के अंदर भी यही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। जैसे द लेंथ ऑफ अ मेजरिंग रॉड इज़ 1 मीटर व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। रेस्ट के अंदर जब वो थी, डेटा के अंदर मैं आपको सिर्फ डेटा बना देता हूँ तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, सॉल्व हो जाएगा। रेस्ट का मतलब एल नॉट उसकी 1 मीटर थी, और कहता है व्हाट विल its length b if it is moving with the velocity 1/3 of the speed of light। यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के 1/3 हो जाए, यानी कि c/3 हो जाए, तो बताएं फिर उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपका सवाल है। तो आपने सिर्फ फार्मूला लगाना है लेंथ का। लेंथ का फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 - v² डिवाइडेड बाई c², और वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एल इज इक्वल टू एल नॉट कितना है 1 √1 - v²। v² की जगह मैंने रखा c/3 का 4² डिवाइडेड बाय c²। अब अगर आप स्क्वायर लें तो क्या हो जाएगा, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 - c² डिवाइडेड बाय 9 इंटू c²। c² से c² कैंसिल कर दें, तो लेंथ आपके पास आ जाएगी √1 - 1/9। कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू रख दे, 1 - 1/9, और इसका रूट ले लें, आपके पास लेंथ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बताएगा कोई? जी, सी स्पीड ऑफ लाइट है। ये आपकी एग्जाम्पल 17.2 है। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसी से रिलेटेड और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे।